मैनेजमेंट। आज मैं मैनेजमेंट की बात करूँगा। आज कुछ प्रैक्टिकल नहीं, मतलब कुछ थियोरेटिकल भी चैप्टर हो जाए। बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट क्या है, जिसे हिंदी में प्रबंधन कहते हैं। कुछ लोग प्रबंध से ही समझ गए होंगे कि मैनेजमेंट क्या है या प्रबंध क्या है। तो प्रबंध क्या है, देखिए सबसे पहले एक बात समझते हैं। प्रबंध को समझने से पहले, मैनेजमेंट को समझने से पहले, इसमें हमें फिर रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करते हैं कि कोई भी एक फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, संस्था है। अगर आज मैं कोई संस्था का निर्माण करता हूँ तो उसका मेरा उद्देश्य क्या होगा। संस्था बनाने का उद्देश्य होता है, मेन जो उद्देश्य होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा के देना। ठीक है, अब लाभ कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमें। मेन उद्देश्य हमारा क्या है, बिजनेस से लाभ कमाना है। लेकिन लाभ कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाभ कमाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देनी पड़ेगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल टारगेट करने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आउटपुट देना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। अब ये जो हमारा ये संस्था में जो मतलब लाभ कमाना हो गया, लाभ हो गया, या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई, उत्पाद करना हो गया, उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा, क्या ये अपने आप हो जाएंगे या इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है कि संस्था लाभ तभी कमाएगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे या सेवाएं देंगे लोगों को, और तभी लाभ होगा। लेकिन उत्पादन करने के लिए भी हमें किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, क्या ये अपने आप हो जाएगा। तो इसका जवाब है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो उद्देश्य हैं, जो हमारे मोटिव हैं, एम है, गोल हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा संयुक्त प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक है, और संयुक्त प्रयास कैसे होंगे, वो मैनेजमेंट से होंगे, एक प्रबंधन से होंगे। ठीक है, तो प्रबंध से मतलब हम यहाँ कह सकते हैं इन शॉर्ट में कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पहले से जो हमने गोल सेट किए हुए हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें क्या, किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट। ठीक है, अगर मैनेजमेंट ना हो तो हम अपने गोल को प्राप्त अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो आसान शब्दों में हम कह सकते हैं मैनेजमेंट क्या है कि व्यवसाय को या किसी फर्म को उस तरह से प्रबंधन करना, उस तरह से उसे चलाना कि कम से कम समय में, कम से कम लागत पे अपने संस्था के गोल, लाभ कमाने को या उत्पादन बढ़ाने को या सेल ज़्यादा से ज़्यादा करने को, ऐसे किसी भी तरह के गोल को हम या लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, उसके लिए प्रयास करना ही प्रबंध कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम थोड़ी बुक से थ्योरी भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्रबंध मीनिंग की बात कर लेते हैं। प्रबंध क्या है कि प्रबंध एक बहु प्रचलित शब्द है जिसे सभी प्रकार की व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक क्रियाओं में व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे चाहे कोई संस्था व्यापारिक हो या गैर व्यापारिक हो, चाहे उसका उद्देश्य लाभ कमाना हो या लाभ कमाना नहीं हो, ये सभी में प्रयोग किया जाता है, सभी में उपयोग किया जाता है। विदाउट मैनेजमेंट, अगर संस्था से मैनेजमेंट को निकाल दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, उसके बाद जैसा कि हमने उपरोक्त चर्चा में देखा कि प्रबंध वह क्रिया है जो हर उस संगठन में गारंटीपूर्ण सफलता के लिए आवश्यक है जिसमें लोग समूह के रूप में काम कर रहे हैं। कोई संस्था है तो उसमें कुछ लोग समूह के रूप में ही काम करेंगे, कोई अकेला व्यक्ति तो काम कर नहीं सकता। तो वहाँ पे क्या होगा, कोई सेल में होगा, कोई परचेज में होगा, कोई अकाउंट्स में होगा, कोई मार्केटिंग में होगा, सबके अपने अपने गोल होंगे। उन्हें कौन पूरा करेगा, उन्हें प्रबंध के जरिए ही हम उनके जो लक्ष्य हैं उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और ताकि वो सभी मिलके संस्था या कंपनी का जो मेन उद्देश्य है लाभ कमाना और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देना, उसे प्राप्त कर सकें। उस तरह का प्रबंध करना ही प्रबंध का काम है। जैसा कि हमने उपरोक्त चर्चा में देखा कि प्रबंध वह क्रिया है जो हर उस संगठन में गारंटीपूर्ण सफलता के लिए आवश्यक है जिसमें लोग समूह के रूप में काम कर रहे हैं। संगठनों में लोग
भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, लेकिन उसकी कार्रवाई समान उद्देश्य प्राप्ति के लिए होती है। प्रबंध उनके समान उद्देश्य प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की मार्गदर्शन करके उसकी मदद करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रबंध यह देखता है कि कार्य पूरे हों तथा लक्ष्य प्राप्त किए जाएं, अर्थात प्रभावपूर्णता, और ऐसा कम से कम संसाधनों का उपयोग करके वह न्यूनतम लागत पे किया जा सके। हालांकि सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन इसे थोड़ा हम और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने क्या बोला कि एक संस्था में अलग अलग लोग होते हैं जो कि मिलके क्या कर रहे होते हैं, वो सभी प्रयास कर रहे होते हैं संस्था के गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो इन सभी समूह को, इन्हीं लोग मतलब समूह को, चाहे वो सेल से, परचेज से या किसी से भी, मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, मतलब मानव संसाधनों का उचित प्रयोग, हमारे पास जो भी उपक्रम हैं, उपक्रम से यहाँ पे मतलब है मशीन वगैरह जो भी है, मशीन, टूल्स या कच्चा माल इत्यादि जो भी है, इन सभी को, हमें इन सभी की ज़रूरत होती है। तो इन सभी का आपस में तालमेल बिठाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावपूर्णता से कम समय में और कम से कम लागत पर अपने हम गोल को अचीव कर सकें, वही एक मैनेजर का काम होता है। मैनेजर का यही काम होता है कि हम सभी कार्यों को कैसे मैनेज करें ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। ठीक है, अब इसकी कुछ परिभाषाएं, एक परिभाषा इसकी पढ़ लेते हैं। प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स ऑफ effectively achieve organizational objectives by efficiently using limited resources in the changing environment। अब इसमें बात कर लेते हैं प्रक्रिया, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ये तीनों चीज़ क्या है। ठीक है, तो प्रक्रिया क्या है इसमें सबसे पहले कि इसका अभिप्राय एक निर्धारित क्रम में दिए गए प्राथमिक कार्यों अथवा क्रियाओं से है जो प्रबंध द्वारा किसी काम को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। ये कार्य अथवा क्रियाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एक प्रबंधक से उम्मीद की जाती है कि वह इन कार्यों को दिए गए क्रम में ही पूरा करेगा। ठीक है, तो जो इसका सबसे पहले प्रक्रिया, प्रोसेस की बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले इसमें एक प्रक्रिया होती है, जैसे एज ए प्रक्रिया हम इसमें काम करते हैं। प्रक्रिया में क्या क्या होता है, सबसे पहले प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इसके बारे में डीपली हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम सिर्फ ये जान लेते हैं कि ये पांच चीज़ होती हैं। उसके बाद इफेक्टिवनेस, इसका अभिप्राय क्रियाओं को पूरा करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने से है। ठीक है, फिर से पढ़ता हूँ मैं, इसका अभिप्राय किसका, इफेक्टिवनेस का, इसका अभिप्राय क्रियाओं को पूरा करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने से है। अन्य शब्दों में इसका संबंध अंतिम परिणाम से है, मतलब कि समय पर कार्य होना चाहिए उससे है। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस से क्या मतलब है कि समय पर कार्य हो जाना चाहिए, इसी को इफेक्टिवनेस में हम कहेंगे। कुशलता, एफिशिएंसी किसे कहेंगे, इसका अभिप्राय काम को सही ढंग से व न्यूनतम लागत पर करने से है। मतलब इफेक्टिवनेस में तो क्या था कि काम हो जाना चाहिए समय पर। ठीक है, दूसरा इसमें एफिशिएंसी में क्या है कि काम समय पर होने के साथ साथ इसमें काम सही ढंग से भी हो और न्यूनतम लागत पर भी हो। ठीक है,
तो इसे हम एफिशिएंसी कहते हैं। कुशलता प्राप्ति के लिए लागत लाभ विश्लेषण, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने से है। इस विश्लेषण के अंतर्गत इनपुट धन, माल, उपकरण एवं मानव संसाधन तथा आउटपुट में संबंध देखा जा सकता है। निम्नलिखित दो स्थितियों में कुशलता को आगे हुआ कहा जा सकता है। सबसे पहले, कम इनपुट्स का प्रयोग करते हुए पहले जितना आउटपुट प्राप्त करना। मतलब अगर मैं फ्यूचर में जिस 10 लोगों से एक काम को मैं कराता हूँ, लेकिन आज मैं सपोज 10 लोग मिलके 100 यूनिट का उत्पादन करते हैं, 10 पर्सन है वो 100 यूनिट का उत्पादन करते हैं आज। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं मैनेजमेंट को अपना प्रबंधन और अच्छा करके किसी भी तरीके से अगर मैं 9 बंदों से या 8 बंदों से ये काम पूरा करा लेता हूँ 100 यूनिट्स का, ठीक है, तो इससे पता लगता है कि हमारा प्रबंधन जो है वो ठीक है, उसमें कुशलता है। या फिर दूसरा, इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कि अगर पहले के समान इनपुट का प्रयोग करके पहले से अधिक आउटपुट प्राप्त करना। मतलब यहाँ पे क्या था कि हमने वर्करों को या लेबर को या मैन पावर को कम कर दिया, लेकिन हमारा जो आउटपुट था वो सेम था। लेकिन एक दूसरा पहलू इसका ये भी हो सकता है कि मैंने क्या किया कि 10 ही पर्सन है मेरे पास, जो लेबर है वो 10 है, लेकिन मैंने काम क्या किया, 110 इकाइयाँ मैंने मैन्युफैक्चरिंग कर दी। तो इससे भी पता लगता है कि मेरा मैनेजमेंट जो है इफ़ेक्टिव है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं ऐसा कोई अनएथिकल कार्य करूं जिससे कि मेरे जो वर्कर है, मैनेजमेंट है, या जो भी है कार्य करने वाला जो प्लेटफॉर्म पे काम करता है, मैं उसके साथ ऐसा कुछ गलत करूं कि उन्हें मैं प्रताड़ित करूं या उन्हें किसी भी तरह से मतलब उनको प्रेशराइज करूं मेंटली या कैसे भी, या ऐसा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप किसी को दबाव में रख के, किसी को परेशान करके, अनएथिकल कोई कार्य करके आप प्रोडक्शन बढ़ा दें, ये बिल्कुल भी मैनेजमेंट का मतलब नहीं है। अगर कुछ लोग समझते हैं कि हाँ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रताड़ित करो, उन्हें गुलाम बना के उन्हें गधों की तरह काम कराओ, तो क्या होगा उससे कि हमारी प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन ये गलत तरीका है। और आज की डेट में जितनी भी संस्थाएँ हैं वहाँ पे 70% मैनेजर जो मैनेजमेंट करते हैं वो ऐसे ही हैं जो कि उन्हें मैनेजमेंट का एम नहीं पता, वो सिर्फ क्या है बॉस बन के बैठे हुए हैं और लोगों को सिर्फ परेशान करने से लगे हुए हैं। कुछ नहीं मतलब कि इससे एक संस्था की गुडविल समझते हो ना, गुडविल पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या एटमॉस्फेयर बनता है, प्लेटफॉर्म पे जो लोग काम करते हैं उनमें क्या मतलब आपस में तालमेल है, क्या नहीं है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें बस ये होता है कि अब हम बॉस बन चुके हैं। वो ना लीडर होते हैं ना वो मैनेजर होते हैं, वो सिर्फ एक बॉस होते हैं। आप समझ रहे हो? और बॉस का मतलब होता है कि मेरे हाथ में डंडा है, अब हम ही हैं जो भी है, और उन्हें काम करने वाले लोगों को प्रताड़ित करो और कैसे भी प्रोडक्शन बढ़ा दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब ये कि मेरा जो प्रबंध है उस तरीके से मैं कुछ ऐसा प्रबंधन करूं कि लोगों को भी परेशानी ना हो, ठीक है, उनका कोऑर्डिनेशन जो समन्वय है उनमें वो भी ठीक रहे, हमारा आपस में भी मैनेजमेंट का और वर्करों का भी मैनेजमेंट ठीक रहे, जो कम्युनिकेशन है वो ठीक रहे, आपस में कोई द्वेष भावना ना आए और हमारा काम भी हो जाए। यही मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और होता है, ठीक है। उसके बाद जान लेते हैं कि इफ़ेक्टिवनेस वर्सेज एफिशिएंसी, मतलब इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस होता है। कि दोनों शब्द अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से संबंधित हैं। पर जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इफ़ेक्टिवनेस का मतलब क्या है, टाइम से है। मैं ये मिटा देता हूँ एक बार। इफेक्टिवनेस से मतलब यहाँ पे समय से है,
कि समय पर काम किया जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी है कि मतलब समय पे भी हो काम, समय के साथ साथ इसमें क्या हो, और एक तो कम लागत पर हो, सही ढंग से हो, और कम से कम लागत पर हो। लागत पर हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक इफेक्टिवनेस और एक है एफिशिएंसी, ठीक है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आपस में थोड़ा इनमें डिफरेंस है। इफेक्टिवनेस से तात्पर्य यहाँ पे समय से है, और एफिशिएंसी का कि समय के साथ साथ सही तरीके से काम होना चाहिए और कम से कम लागत पर होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे पहले बता दूँ, हालांकि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं वीके पब्लिकेशन की बुक यूज़ कर रहा हूँ जिसके राइटर हैं अपने RK सिंगला जी, ठीक है। और मैं ये आपको हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना ये है कि समझने के लिए हमें हिंदी ही उचित रहती है, कि अगर हम हिंदी में किसी चीज़ को समझते हैं तो वो अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं, हमारे दिमाग में फिट हो जाती है बात, अगर हम हिंदी अपनी मातृभाषा में समझते हैं। बाकी अनुवाद तो आप कर ही सकते हो, जो इंग्लिश या CBSE माध्यम से हैं, CBSE बोर्ड से हैं, इंग्लिश अंग्रेजी माध्यम से हैं, वो बाद में इसे कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं। मेरा जो उद्देश्य है वो आसान भाषा में समझाना है कि जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो इफेक्ट अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं थ्योरी इसकी। प्रबंध के लिए प्रभावी व कुशल दोनों का होना महत्वपूर्ण है। प्रभावपूर्ण एवं कुशलता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों का संतुलन होना आवश्यक है, और एक समय पर प्रबंध को कुशलता से समझौता करना होता है तथा किसी दूसरे समय पर प्रभावपूर्णता से। अब इनके में अंतर की बात कर लेते हैं, क्या क्या अंतर होते हैं। सबसे पहले इसकी अर्थ की बात कर लेते हैं, मीनिंग का। इसका अभिप्राय काम को समय पर पूरा करने से है। इफेक्टिवनेस का अभिप्राय काम को समय पर पूरा करने से है, जबकि कुशलता का इसका अभिप्राय काम को ठीक एवं न्यूनतम लागत पर करने से है। इसका उद्देश्य क्या होता है इफेक्टिवनेस का? अंतिम परिणामों को प्राप्त करना, कि मतलब हमारा काम समय पर हो जाए, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंसी का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? लागत लाभ विश्लेषण करना, मतलब कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने से होता है। इसका जो केंद्र बिंदु होता है प्रभावपूर्णता का, उसका होता है समय, मतलब ये समय को लेके समय को ध्यान में रखते हुए इसमें काम किया जाता है, जबकि एफिशिएंसी में लागत को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है कि कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके या अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके कम लागतों से। अब प्रबंध की हम कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रबंध किस लिए किया जाता है? एक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और उद्देश्य क्या है? एक संस्था का उद्देश्य, संस्था के रूप में एक उद्देश्य क्या हो सकता है? मैंने भी बताया था शुरू के बात में ही कि एक फर्म का जो उद्देश्य होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना होता है। अब लाभ कमाने के लिए भी कुछ क्रियाएं करनी होंगी। क्या क्या होगा? पर सबसे पहले मार्केटिंग, उत्पादन, सेल और भी सारी चीज़ें, या मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपस में तालमेल बैठाना, ये सारी चीज़ें जो हैं किस लिए की जाती हैं? अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। तो प्रबंध जो है वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। प्रत्येक संगठन की स्थापना एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है, जैसे कि एक स्कूल का उद्देश्य बेहतर शिक्षा प्रदान करना हो सकता है। एक कंपनी का उद्देश्य बिक्री वृद्धि का हो सकता है। प्रबंध पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन में लोगों के प्रयासों को एक सूत्र में बांधता है। मतलब संस्था में बहुत सारे लोग हैं, कोई सेल का काम कर रहा है, कोई परचेज का काम कर रहा है, कोई प्रोडक्शन का काम कर रहा है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन मैनेजमेंट क्या कर रहा है? उन सभी को आपस में तालमेल समन्वय बैठा के संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने में
सहायता कर रहा है संस्था की। ठीक है, एक को दूसरे से कड़ी के हिसाब से जोड़ के काम कर रहा है कि प्रोडक्शन होगी तो सेल होगा, सेल होगी तो लाभ कमाया जाएगा, अधिक से अधिक सेल होगी तो। ठीक है, या सेल करने के लिए या उत्पादन करने के लिए हमें किस किस चीज़ की जो आवश्यकता होगी वो सारे इंतजाम करना, ये सब प्रबंध का ही एक अंग है। ठीक है, प्रबंध सर्वव्यापी है। मैनेजमेंट इज ऑल प्रेजेंसिव, मतलब यहाँ पे क्या है कि प्रबंध सर्वव्यापी होने का अभिप्राय यह है कि इसकी आवश्यकता सभी जगह होती है तथा संगठन चाहे आर्थिक हो, सामाजिक या फिर राजनीतिक प्रबंध की क्रियाएं सभी समान हैं। उदाहरण के लिए एक पेट्रोल पंप के प्रबंध की उतनी ही आवश्यकता होती है, एक पेट्रोल पंप पे प्रबंध की इतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि एक अस्पताल अथवा एक महाविद्यालय में होती है। एक प्रबंधक जो भारत में काम करता है वही यूएसए मतलब अमेरिका, जापान अथवा जर्मनी में भी वो वही कार्य करता है एक प्रबंधक। वह इसे कैसे करता है इसमें भिन्नता हो सकती है। मतलब कि प्रबंध जो है वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी से मतलब है सार्वभौमिक है। ये ना प्रबंधक मतलब आप कोई भी काम करें और जिसका एक उद्देश्य हो पहले से ही, तो वो हर जगह आवश्यक होता है प्रबंध, उसके बिना आप उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो चाहे वो कैसी भी संस्था हो, चाहे लाभ कमाने के लिए हो, लाभ कमाने के लिए ना हो, या मतलब A to Z कोई भी आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले एक प्रबंधन करना ही पड़ेगा, ताकि क्योंकि एक अकेला व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद ये प्रबंध जो है बहुआयामी है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। प्रबंध कोई ऐसा क्रिया नहीं है जिसका संबंध किसी एक विशेष काम से हो, बल्कि इसका अर्थ कार्य, वर्क, लोग, पीपल, परिचालन, ऑपरेशन से है। मतलब प्रबंध जो है कहाँ कहाँ हो सकता है, लोगों को आपस में अगर जहाँ लोग काम कर रहे हैं उनमें भी उनके लिए भी करना होगा। जो वर्क है काम को करने के लिए वो कैसे कैसे किया जाना है, किस तरीके से किया जाना है, उसका भी प्रबंधन किया जाएगा। परिचालन ऑपरेशंस में मतलब माल कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, कैसे आना है, ये सारी चीज़ें सभी में प्रबंध की आवश्यकता होती है। कार्य का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, प्रत्येक संगठन की स्थापना कुछ कार्य करने के लिए की जाती है। जैसे एक विद्यालय शिक्षा प्रदान करता है, एक अस्पताल मरीजों का इलाज करता है, एक कारखाने में उत्पादन करता है। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में आती हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट के बिना कुछ नहीं किया जा सकता। अब प्रबंध के उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं। प्रबंध के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो प्रबंध के 3 तरह के उद्देश्य हो सकते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। और किसी भी संस्था के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ। संस्था का उद्देश्य क्या हो सकता है, सबसे पहला हम उसके बारे में बात कर लें। संस्थागत उद्देश्य क्या से हो सकते हैं कि एक तो संस्था को जिस लिए स्थापित किया गया है वह कार्य जारी रहे, मतलब लाभ कमाती रहे संस्था और वो सर्वाइव करती रहे। तो सबसे पहला उद्देश्य तो ये हो सकता है। ठीक है, ये होगा। दूसरा संस्थागत उद्देश्य में इसका अभिप्राय संगठन में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का उपयोग अधिकतम संभव लाभ के लिए सभी हितार्थियों जैसे अंशधारी, कर्मचारी, ग्राहक और सरकार के हित को ध्यान में रखते हुए करने से है। ठीक है, तो क्या क्या, सबसे पहले सर्वाइवल, जीवित रहना। किसी भी व्यवसाय का आधारभूत उद्देश्य अपने अस्तित्व को बनाए रखना होता है। इसके लिए संगठन को पर्याप्त धन कमाना चाहिए ताकि लागतों को पूरा किया जा सके और संस्थान जो है वो चालू रह सके या व्यवसाय चालू रह सके। दूसरा लाभ कमाना। प्रबंध को यह सुनिश्चित करना होता है कि संगठन लाभ कमाए। लाभ का व्यावसायिक जोखिमों का सामना करने और व्यावसायिक क्रियाओं के सफलतापूर्वक चलाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तीसरा ग्रोथ करना, कि जो हमारा बिजनेस है, जो व्यवसाय है, वो कंटिन्यूसली एक ट्रेंड में आगे बढ़ता रहे, ग्रोथ करता रहे। उसके बाद सामाजिक उद्देश्य, इसका नंबर 2 सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। इसका अभिप्राय प्रबंध की क्रियाओं के दौरान सामाजिक हित का ध्यान रखने से है। मतलब उत्पादन की वातावरण के अनुकूल विधियों का प्रयोग करना उत्पादन में। मतलब जब हम उत्पादन करते हैं तो उसमें ऐसी विधियों का उपयोग करें कि जो वातावरण के अनुकूल हो, मतलब उससे वातावरण को कोई
हानि ना पहुँचे, वातावरण के लिए हानिकारक ना हो। समाज में वंचित वर्गों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, या हमारे समाज में जो वंचित वर्ग है उसको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी इसका एक सामाजिक उद्देश्य हो सकता है। उसके अलावा स्कूल, अस्पताल, शिशु गृह आदि जैसे आधारभूत सुविधाएं देना भी इसका उद्देश्य हो सकता है। और तीसरा जो है वो व्यक्तिगत उद्देश्य हो सकता है। व्यक्तिगत उद्देश्य किसके हो सकते हैं? किसी भी व्यक्ति के जो उस संस्था में काम करता है उसके व्यक्तिगत उद्देश्य हो सकते हैं, उनको पूरा करना भी है। जैसे कि वित्तीय आवश्यकताएं, जैसे किसी प्रतियोगी वेतन एवं लाभ, अन्य लाभ, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ का वेतन मिल सके, ये एक वित्तीय आवश्यकता हो सकती है जो उसमें काम करते हैं संस्था में। दूसरा सामाजिक आवश्यकताएं, जैसे कि सहकर्मियों द्वारा मान्यता प्राप्ति, मतलब उनमें एक समाज में ये हीन भावना ना आए कि उन लोगों में मतलब एक सामाजिक जो असमानता है उसे कम किया जा सके, उन्हें रोजगार देके, ये सामाजिक आवश्यकता है। उच्च स्तरीय आवश्यकताएं, जैसे कि व्यक्तिगत बढ़ोतरी एवं विकास के, मतलब एक पर्सनल इंडिविजुअल की कैसे डेवलपमेंट किया जा सके, ये सारी चीज़ें जो हैं उच्च स्तरीय आवश्यकताएं, या हम कह सकते हैं ये व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं। उसके बाद लास्ट में हम बात कर लेते हैं प्रबंध का। प्रबंध का जो महत्व है वो क्या क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रबंध सामूहिक उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक होता है। कि प्रबंध का क्या, एक तो सबसे पहला महत्व है क्या है कि मैनेजमेंट के द्वारा हमारे जो पहले से ही गोल हमारे निर्धारित किए जा चुके होते हैं, हम उन्हें प्रबंध के द्वारा या प्रबंध हमें उन्हें प्राप्त करने में सहायता करता है। दूसरा, प्रबंध से कुशलता बढ़ती है, क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइज वे में सारा काम करते हैं तो उससे क्या होता है, सभी की कुशलता में वृद्धि होती है। उसके बाद तीसरा, प्रबंध गतिशील संगठन तैयार करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक गोल अचीव कर लिया तो उसके बाद कुछ नहीं, उसमें यह है कि निरंतर गतिशील रहता है। एक गोल प्राप्त कर लिया तो उसके बाद नए गोल निर्धारित किए जाएंगे और यह क्रिया कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों की भी प्राप्ति करता है, जैसा कि मैंने कहा कि उचित सैलरी मिलेगी, समाज में समानता फैलेगी, सभी लोगों को या जो लोग जिनके पास रोजगार नहीं, बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार मिलेगा। और सबसे लास्ट में ये प्रबंध जो है समाज के विकास में भी सहायता करता है। प्रबंध का उन समूह के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होता है जो इसे बनाते हैं। प्रबंध निम्न प्रकार के अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करता है। सबसे पहले श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करता है। उसके बाद रोजगार संभावनाएं प्रदान करता है, बढ़ोतरी एवं विकास के मार्ग की ओर चलना और समाज की भलाई के लिए नई नई तकनीकों को अपनाना, ये जो है प्रबंध इम्पोर्टेंस की मैनेजमेंट ऑफ इम्पोर्टेंस में है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में इतना ही, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी अच्छी कोशिश की है कि मैं प्रबंध को या मैनेजमेंट को सरल भाषा में आप तक पहुंचा सकूं, कि आप उसे रटने की जगह उसे अपने दिमाग में उतार लें कि आखिर मैनेजमेंट या प्रबंध होता क्या है। धन्यवाद।